सत्ता की रोटी जब पलटती है तो कोई समझ भी नहीं पाता है कि किस वक्त रोटी पलट दी गई और उसको जलने से बचा लिया गया, या फिर रोटी जल रही थी और अब उसे पलटना मजबूरी है। यह दोनों दो परिस्थितियां हैं जिसके बीच कोई दूसरा नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंस चुके हैं। कल तक राहुल गांधी को लेकर जो तंज कसे जाते थे और जिन जिन सवालों का जवाब अलग अलग मंत्रालय संभाले मंत्री देते थे, पहली बार गाज उन्हीं पर गिराने की मजबूरी है। क्योंकि जब चुनाव में जाना है और चुनावी वर्ष शुरू हो चला है तो मैसेज इस देश के सामने ऐसा जाना चाहिए, जो गलती हो गई उसके लिए माफ कर दीजिए। क्योंकि राहुल गांधी ने इस दौर में बिल्कुल नया दांव चला है। याद कीजिए 2019 तक वह बुद्धिजीवियों के बीच यानी इंटेलेक्चुअल के बीच उनकी मौजूदगी रहती थी, लेकिन इस दौर में राहुल गांधी की मौजूदगी उन प्रोफेशनल्स के बीच में है, उन लोगों के बीच में है, उन आम जनता के बीच है, जहां से एक ही आवाज निकल रही है कि दरअसल मोदी सिस्टम ने इस देश का बंटाधार कर लिया है और उस बंटाधार देश को अगर संभालना है तो इसे समझना जरूरी है। उससे पहले जान लीजिए सिस्टम हमारा है क्या। तो राहुल गांधी चाहे बेंगलोर की बसों में घूमे, चाहे वह उस स्कूटर के पीछे सवार हो जाए जो स्कूटर वाला घर घर सामान पहुंचाता है, या फिर स्कूटर और मोटरसाइकिल ठीक करने वाले मैकेनिक के बीच में जाकर बैठ जाएं, चाहे वो ट्रक ड्राइवरों के साथ सफर करें, चाहे वो खेत खलियान में नजर आने लगे और धान की बुआई करते हुए नजर आए। इस दौर में अलग अलग मुद्दों के आश्रय जरा परखने की कोशिश कीजिए। राहुल गांधी ने जिस जिस मुद्दों को उठाया उस मंत्रालय को संभाले हुए मंत्रियों ने राहुल गांधी पर तंज कसा। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी का जो राजनीतिक ट्रांसफॉर्मेशन या कहें राजनीतिक बदलाव जिस तेजी से हुआ है, उसने 3 मैसेज देश के सामने साफ तौर पर रख दिए हैं। पहला मैसेज तो यही है कि राजनीति बिना सरोकार के हो नहीं सकती है, यानी आपके अपने जिंदगी के सरोकार आम लोगों के साथ होने चाहिए। दूसरी बात है, उन आम लोगों के साथ सरोकार आपके तभी होंगे जब आप उनके दर्द में शरीक होंगे। और तीसरी बात यह है कि अगर आपके भीतर कोई सवाल है तो उन सवालों को सुनने के लिए सत्ता मौजूद है, यानी नेता मौजूद है। तो क्या यह परिस्थिति मोदी सरकार के साथ जनता के बीच कटती चली गई? और शायद यही वजह है कि मोदी अब जिस मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाहते हैं, जिस मंत्रिमंडल को फेंटना चाहते हैं, उसकी फेरिस्त एक एक करके अगर आप समझना शुरू कीजिएगा तो वह दर्जन भर मंत्रालय फिलहाल उस कटघरे में खड़े हैं जहां के मंत्रियों को हटाया जा सकता है, बदला जा सकता है। और उस मंत्रालय से जुड़े सवालों को अलग अलग जगहों पर राहुल गांधी ने बाखूबी उठाया है। तो हम उन मंत्रालयों का जिक्र आपसे करें उससे पहले 2-3 बातें साफ कर लीजिए। क्या राहुल गांधी का प्रभाव राजनीतिक तौर पर इतना ज्यादा होने लगा है कि मोदी सत्ता घबराने लगी है? क्या वाकई जिन सवालों को लेकर जो संवाद अलग अलग जगहों पर राहुल गांधी कर रहे हैं वह शायद सरकार के लिए मुश्किल हालात बनाते चले जा रहे हैं? और तीसरी परिस्थिति है कि अभी तक जिस रूप में इस देश को चलाया, अगर लगातार विपक्ष उस आवाज को उठा रहा है और जनता भी उसे समझने लगी है, तो क्यों नहीं एक झटके में उसका दोषारोपण उन्हीं मंत्रालयों को संभाले मंत्रियों पर कर दिया जाए, जैसे कर्नाटक में मंत्रियों को टिकट नहीं दिए थे, जैसे गुजरात के भीतर मुख्यमंत्री से लेकर हर मंत्री को बदल दिया गया और कुछ को चुनाव मैदान में उतरने से भी रोक दिया गया। तो क्यों नहीं यह प्रयोग राजनीतिक तौर पर केंद्र की सरकार के भीतर हो जाए? क्योंकि किसी नेता किसी मंत्रालय की क्या जरूरत है जब पीएमओ अपने आप में सक्षम है और वो काम कर रहा है। और जाहिर है इस दौर में सारे आरोप प्रत्यारोप और किसी पर नहीं, प्रधानमंत्री मोदी पर ही आए हैं। तो क्यों नहीं समूचे मंत्रिमंडल को इस तरीके से फेंटा जाए जिसके बाद चुनावी वर्ष में जब चुनाव मैदान में मोदी अपनी सत्ता के साथ उतरे तो मंत्रियों के चेहरे 3 बातों पर गौर करें। पहला, मंत्री वह बने जिसकी अपनी राजनीतिक जमीन अपने इलाके में मजबूत हो, यानी जिसकी राजनीतिक पहुंच और पकड़ हो, उन नेताओं को लेकर आया जाए। दूसरी परिस्थिति कहती है कि जहां जहां कमजोर हैं
या जिन जगहों पर विपक्ष की चुनौती है वहां से चंद ऐसे लोगों को लेकर आया जाए जिसके जरिए वहां राजनीतिक जमीन मजबूत हो जाए। और तीसरी परिस्थिति साफ कहती है कि सीधे तौर पर जो भी टेंटेड है, जिस पर कुछ आरोप लगे हैं, जिसने कोई काम नहीं किया है, जिसके मंत्रालय को लेकर बहुत सारे सवाल जनता के भीतर परसेप्शन के तौर पर उठने लगे हैं, अब उसे बदल दिया जाए। जाहिर है ऐसे में पहला नाम देश के वित्त मंत्री का आएगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बैंकों का फ्रॉड हो, बैंकों के जरिए मर्जर के बाद भी स्थितियां नाजुक हो, एनपीए का बढ़ना हो, रिटर्न ऑफ करना हो, आरबीआई को लेकर जो सवाल लगातार बढ़ती महंगाई पर नकेल न कस पाने को लेकर उठ रहे हो, और इन सारे चीजों की परिस्थिति में कॉरपोरेट अफेयर्स का जो सवाल हो, ये सारे सवाल उलझन में डालते हैं। तो क्यों नहीं वित्त मंत्री को बदल दिया जाए। मुश्किल तो चीन को लेकर भी है, जहां पर राहुल गांधी ने सवाल उठाया था और देश के डिफेंस मिनिस्टर ने कुछ तंज भी कसा था, तमाम मंत्रियों ने तंज कसा था, प्रधानमंत्री तक ने कहा था ना कुछ एक जमीन पर कब्जा है ना है। तमाम सैटेलाइट की तस्वीरें आई, तमाम सवाल जवाब होते चले गए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर राहुल गांधी इस मुद्दे को उठाने से चूके नहीं। तो क्या डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की भी कुर्सी बदल जाएगी? यह दूसरा मंत्रालय शायद सबसे अहम मंत्रालय है। तीसरी परिस्थिति स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है, जो कुछ अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवानों के साथ हुआ। तो क्या अनुराग ठाकुर से यह विभाग छीन लिया जाएगा? अगर वो आईएनबी मिनिस्टर बने भी रहते हैं तो भी एक नया स्पोर्ट्स मिनिस्टर चाहिए। एविएशन को लेकर जो सवाल जिस तेजी से इस देश में उठा है, जो भी कीमत लगा दीजिए, जो भी किराया देना है दे दीजिए, मुश्किल हालात में एक अगर गो बंद हो गया, गो एयर बंद क्या हुआ, उसके बाद मुश्किल हालात देश में पैदा हो गए। तो क्या एविएशन मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बदल जाएंगे? कृषि मंत्री तोमर, इनको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। और राहुल गांधी अब जब किसानों के बीच सीधे जा चुके हैं और किसानों के रिफॉर्म को लेकर, यानी एग्रीकल्चर रिफॉर्म को लेकर जब जनता ने ही खारिज कर दिया प्रधानमंत्री मोदी के पूरे प्लान को, तो क्यों नहीं अब कृषि मंत्री भी नए तौर पर ले आए। अगला सवाल तो आदिवासियों को लेकर भी है। आदिवासी भी सत्ता के साथ खड़ा नजर नहीं आता है। तमाम राज्यों के भीतर झांक लीजिए या केंद्र स्तर पर झांक लीजिए, 2019 में वोट बढ़े जरूर थे, लेकिन इस दौर में आते आते परिस्थितियां नाजुक हो गई है। और उस पर तो एक काम मध्य प्रदेश के भीतर जो हुआ है, उसने तो बहुत ज्यादा दूषित स्थिति बीजेपी के साथ खड़ी कर दी है। तो क्या आदिवासी मंत्रालय के नेता को भी बदल दिया जाएगा? यकीनी तौर पर निगाहें वहां भी है, यानी अर्जुन मुंडा की कुर्सी भी बदली जाएगी या हटाए जाएंगे, क्योंकि बाबूलाल मरांडी को झारखंड यूं ही दे दिया गया है। और बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा में 36 का आंकड़ा शुरुआती दौर से रहा। लेकिन अब परिस्थिति बदल रही है, सब कुछ नया चाहिए, पाक साफ तरीके से चाहिए। इसमें एक टेंटेड मंत्री का जिक्र होने की जरूरत है। जो मिश्रा जी हैं, यानी टेनी, लखीमपुर खीरी के मंत्री, गृह राज्य मंत्री हैं, उनको हटाने की जरूरत है, क्योंकि मैसेज ठीक नहीं जा रहा है। किसी ब्राह्मण को लाना होगा तो ले आएंगे। वो ब्राह्मण कोई भी हो सकता है, वो वहां के लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी हो सकते हैं, वो मनोज तिवारी के तौर पर नई परिस्थिति लाकर खड़ा कर सकते हैं, द्विवेदी जी हो सकते, कई हो सकते हैं ब्राह्मण। तो ऐसे स्थिति में क्यों साथ रखा जाए जहां एक भी सवाल है? रेलवे मंत्रालय को लेकर भी तो सवाल है कि एक भी भर्ती नहीं हो रही और एक्सीडेंट होते चले जा रहे हैं, किराया बढ़ते चला जा रहा है। क्यों नहीं उन्हें बदल दिया जाए? और जब पूरी इकोनॉमी को ठीक करना है एक बरस के भीतर चुनावी दृष्टि से, जहां पर महंगाई को सस्ते में तब्दील करना है, तो तेल मंत्रालय का जिक्र भी हो सकता है, क्योंकि अब पेट्रोल डीजल को कम करने का वक्त आ गया है, उसकी कीमत कम करनी होगी। रशिया से जो लाभ होना था हो चला है। 40,000 करोड़ का मुनाफा हमें युद्ध के दौर में तेल को रशिया से आयात करने के बावजूद मिला, और दुनिया के बाजार में हम रिफाइन करके उस तेल को बेच रहे थे। तो इकोनॉमिक ढांचे के दायरे में जो जो आता है उस परिस्थिति को बदल डाली। और खास तौर से अडानी कांड ने तो दुनिया भर में थू-थू कर दी। हिडेनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद अडानी कंपनी के 4 लाख करोड़ रुपए एक झटके में जो गायब हुए, और अभी भी वो गिन ही रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति है। और पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक सवाल तो कॉरपोरेट में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के ना होने का उठा, इस देश के पीएसयू को कौड़ियों के मोल बेचने को लेकर उठा, प्राइवेटाइजेशन को लेकर सरकार अपनी कमाई देखती रही। तो क्या इस चुनावी बरस में कुछ ऐसी सरकार की तस्वीर जनता के सामने पेश की जाए जिससे जनता को लगे हां अब ठीक है,
और प्रधानमंत्री मोदी भी कह पाए हां अब देखिए हमने सब कुछ ठीक कर दिया, तो इस फेरिस्त में तो एमएसएमई भी आएगा। वहां जितनी बड़ी तादाद में एमएसएमई बंद हुए तो उसके मंत्री तक का नाम कोई जानते नहीं है, और उसमें नाम नारायण राणे का है, तो नारायण राणे को क्यों रखा जाए? जब शिवसेना तोड़ चुके हैं, जब एनसीपी को तोड़ चुके हैं, महाराष्ट्र की सियासत हम मान चुके हैं साध लेंगे, तो फिर केंद्र के भीतर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर फिर देखा जाएगा लोकसभा चुनाव के बाद किसका क्या करना है राज्यवार। लेकिन जहां की जो परिस्थिति है वो शायद मुश्किल हालात में ला रही है, और ऐसे में लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री संभाले हुए भूपेंद्र यादव को भी तो परखना होगा। उनकी कितनी जरूरत इस मंत्रालय को लेकर है? एक मंत्रालय तो उनके पास है ही जो इस देश की प्रकृति को देखती है, नेचुरल रिसोर्स को देखती है, और तमाम चीज़ों के भीतर क्लाइमेट चेंज को लेकर वो तमाम जगहों पर बात तो कहते हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट को लेकर कोई जिक्र नहीं होता है, लेबर को लेकर कोई जिक्र नहीं होता है। तो क्या जरूरत है? तो क्यों नहीं उसे बदल डाला जाए? और इस दायरे के भीतर में कोल एंड माइंस मिनिस्ट्री भी तो आती है, वहां को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की जो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, जिसको कि राजीव चंद्रशेखर संभाले हुए हैं, वहां पर भी तो सवाल होगा। तो क्यों नहीं उसे बदल दिया जाए? दर्जन भर मिनिस्ट्री का जब हम आपसे जिक्र कर रहे हैं तो उसमें एक नाम पीयूष गोयल का भी आएगा।